नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, हमारा एमपीपीएससी मेंस पेपर 3rd चल रहा है, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं 9th यूनिट के बारे में, जो कि अपने आप में एक बहुत विशाल यूनिट है और समझ में नहीं आता इसका सिलेबस कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो एक एक चीज़ टू द पॉइंट तरीके से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। नोट्स मिल रहे हैं आपको पीडीएफ फॉर्म में, हर एक चीज़ मिल रही है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसमें हमने एक लेक्चर ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसमें हमने बात की थी पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है, क्षेत्र क्या है, आयाम क्या है, पर्यावरण को क्यों शामिल किया गया और पर्यावरण के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं परंपरागत सब्जेक्ट, जो कि पारिस्थितिकी है। मतलब पर्यावरण के अंतर्गत ही आएगा। कुछ टॉपिक हमें कवर करने हैं जो सारी चीज़ों को कवर कर देंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो जितने भी एग्जाम है ध्यान से सुनना, और आपके एग्जाम में जो 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ से बनेंगे। और जितने भी एग्जाम में पर्यावरण आता है वो यहाँ से सीधे प्रश्न पूछता है, इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पर्यावरण तो हम समझ गए थे कि हमारे चारों ओर का आवरण जो हमें घेरे हुए वो पर्यावरण है। अब पारिस्थितिकी का मतलब होता है कि जीवों का और पर्यावरण का आपसी संबंध क्या है। मान लो मैं यहाँ पर रह रहा हूँ तो मेरे आसपास की चीज़ों के साथ में मेरा संबंध क्या है, वो पारिस्थितिकी कहलाता है। मतलब चींटियों का अलग हो सकता है, वो पानी में रहने वाले जीवों का अलग हो सकता है, वो भेड़ों का अलग हो सकता है, हाथी का अलग हो सकता है। मतलब जो जीव अपने आसपास के साथ जो संबंध स्थापित करता है उसे क्या बोला जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र में क्या पढ़ना है। तो जीवों तथा पर्यावरण का पारस्परिक संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है। अब भाई पर्यावरण मतलब चाहे वो जैविक घटक हो चाहे वो अजैविक घटक हो, मैं हूँ या कोई भी जीव है, उसके आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जो भूमि है, जो जल है, जो वायु है, उसके साथ में उसका कैसा संबंध है, वो उसके लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो चलिए और देखते हैं इसके बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र से आशय जीवों के चारों ओर विद्यमान उन भौतिक दशाओं से है जो जीव पर प्रभाव डालती हैं और स्वयं प्रभावित होती हैं। तो भौतिक दशाओं में क्या आ जाएगा, मिट्टी आ जाएगी, जलवायु आ जाएगी, वहीं पर आप देखोगे तो वायु के साथ साथ जल भी आ जाएगा या सूरज का प्रकाश आ जाएगा। तो ये जितनी भी चीज़ें निर्जीव होती हैं वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, आपके चारों ओर की भौतिक दशाओं में। और देखते हैं इसमें क्या आ जाएगा। तो अब एक हम बोर्ड पर चलते हैं, पहले वहाँ समझते हैं, फिर इसको हम पूरा का पूरा यहाँ समझेंगे। ये देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। अगर आपसे परिभाषा पूछे तो आप बोल देना जीवों का पर्यावरण के साथ में आपसी संबंध क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। और ये पारिस्थितिकी इको तंत्र किसने दिया है, ए.जी. टांसले करके एक टांसले या टांसले, ध्यान से सुनना, नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग किया। उन्होंने अध्ययन किया यार कि पर्यावरण का किस प्रकार से जीवों पर प्रभाव पड़ता है। आप देखोगे कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कितना जरूरी है पेड़ पौधों के लिए। पेड़ पौधों के लिए नहीं, ये मनुष्य और जानवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मनुष्य प्लस जानवर, हम आगे चल के देखेंगे कि भाई किस तरह से सूर्य का प्रकाश मनुष्य और जानवरों को प्रभावित करता है। अगर मनुष्य लगातार सूरज के प्रकाश में है, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तो उनमें क्या हो जाएगा, लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाएगी। या जानवरों में पूरा का पूरा शरीर निर्माण करने की क्षमता रखता है। पेड़ पौधों के आसपास आप देखोगे सूर्य का प्रकाश उन्हें भोजन देता है, उनसे तो हमें भोजन मिल रहा है इनडायरेक्टली रूप से। मतलब पूरे के पूरे पर्यावरण के ऊर्जा का स्रोत कौन हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें जो जीव समुदाय हैं, जीव समुदाय का आपस में देखो, जीवों का पर्यावरण पर, हम क्या बोल सकते हैं, जीवों का पर्यावरण पर या पर्यावरण का जीवों पर। ठीक है, इसका उल्टा भी हो जाएगा और सीधा पर्यावरण का जीवों पर, या जीवों का जीवों पर आपस में जो संबंध है और प्रभाव पड़ता है, जीवों का जीवों पर
आपस में जो संबंध है या एक दूसरे को जो प्रभावित करते हैं वही पारिस्थितिकी तंत्र है। अब सर आखिर पारिस्थितिकी तंत्र में आता क्या क्या है, तो याद रखना पारिस्थितिकी तंत्र कोई भी हो, पारिस्थितिकी तंत्र बहुत बड़ा भी हो सकता है, चाहे वो समुद्र है तो समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं उनके लिए भी तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था है, तो वो वहाँ पर घास फूस जो शैवाल लगी हुई है उसके साथ में संबंध स्थापित करते हैं, या वहाँ पर कुछ तैरने वाले हैं, कुछ अपने आप फ्लो होने वाले हैं, कुछ ज़मीन में लगी हुई चीज़ें हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र बहुत बड़ा भी हो सकता है तालाब के रूप में, या छोटा सा एक पानी की बूंद के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, अलग अलग जीव हैं। या पारिस्थितिकी तंत्र स्थायी हो सकता है या अस्थायी। इसका मतलब क्या है भैया, स्थायी का मतलब हो जाएगा कोई तालाब है, तालाब में तो लंबे समय तक रहना ही रहना है पानी, कोई जंगल है, जंगल में जीव रहने ही रहने हैं, पेड़ पौधे रहने हैं। लेकिन किसान ने खेती की, तो खेती बताओ मुझे एक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है या अस्थायी, तो आप बोलोगे सर ये अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र के फसल उगने के बाद में वो काट दिया जाएगा, मतलब वहां से पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र समाप्त हो जाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र स्थायी भी होता है, अस्थायी भी होता है, छोटा सा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, एजी टांसले ने दिया है। और पारिस्थितिकी के अंदर हम अलग अलग घटकों को शामिल करते हैं। चलिए पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे। तो हमने देखा अभी तक, अब देखो इको तंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे ही हम इकोसिस्टम के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इस शब्द की विस्तृत व्याख्या सर्वप्रथम सन 1935 में जर्मन वनस्पति शास्त्री एजी टांसले या एजी टांसले ने की थी, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम आगे। तो जीव समुदाय का पर्यावरण के साथ में जो संबंध रहता है उसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। अब आप बोलोगे सर ये जीव समुदाय क्या है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पूरा समझाया था। जीव समुदाय मतलब जो जनसंख्या रहती है, जनसंख्या, तो जनसंख्या का समूह ही क्या कहलाता है, जीव समुदाय कहलाता है। बहुत सारे जीव जब आपस में मिलते हैं, बहुत सारे शरीर आपस में मिलते हैं, चाहे वो चींटियों का हो तो वो चींटियों का समुदाय है, पक्षियों का हो तो वो पक्षियों का समुदाय है, इंसानों का हो तो वो इंसानों का समुदाय है, वो हाथियों का हो तो हाथियों का समुदाय है। तो जितने भी समुदाय हैं उन सभी का जब पर्यावरण के साथ में संबंध होता है उसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं, जंतुओं का वातावरण पर, वातावरण का जंतुओं पर, और जंतुओं का जंतुओं से कैसा संबंध है ये देखते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र में। तो अब तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई होगी कि भाई हम लोग अपने आसपास के क्षेत्र के साथ में कैसा संबंध स्थापित करते हैं, या जीवों का पर्यावरण के साथ में कैसा संबंध है, इसको ही हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सबसे पहले एजी टांसले ने बताया था, ठीक है। अब एक पारिस्थितिकी तंत्र तालाब की एक बूंद जैसा छोटा भी हो सकता है, एक बूंद बराबर सोचो, क्योंकि देखो उसके जीवों का आपस में संबंध होगा तो वो उनका पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये छोटा सा भी हो सकता है और समुद्र जैसा बड़ा भी हो सकता है। ये अस्थायी हो सकता है, जैसे कि ताजे जल का तालाब कब गंदा हो जाए कह नहीं सकते, या एक खेत। और स्थायी कैसे हो सकता है, जैसे कि एक जंगल या समुद्र हमारी पृथ्वी पर बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो पेपर में पूछ सकता है पारिस्थितिकी तंत्र स्थायी या अस्थायी, तो दोनों प्रकार का हो सकता है। स्थायी में मतलब लंबे समय तक चलेगा, और टेम्परेरी में कभी भी समाप्त हो सकता है। ताज़ा पानी कब खराब हो जाए, रखा रखा, आप सभी को पता है। अब इसके घटक क्या होते हैं, कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र, चाहे वो जंगल का हो, चाहे वो तालाब का हो, चाहे वो समुद्र का हो, या चाहे वो मरुस्थल का हो, चाहे वो कहीं का भी पारिस्थितिकी तंत्र हो, उसमें दो घटक जरूर शामिल होते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। चलिए बोर्ड पर चलते हैं। आप समझना, यहां से सीधे प्रश्न बन सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, तंत्र के घटक। तो अब बताइए जल्दी से, पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। कौन कौन से घटक हो जाएंगे, एक तो जैविक घटक और एक अजैविक घटक। एक कौन सा आ जाएगा, जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक और एक कौन सा आ जाएगा, अजैविक घटक।
अब आप लोग बताओ मुझे किसमें जीवन होगा, तो आप लोग आराम से बता दोगे सर जिसमें जीवन पाया जाता है वो जैविक घटक है, जिसके अंतर्गत जीवन पाया जाता है, जो अजीव होता है जिसमें जीवन नहीं होता अजैविक घटक है। लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, बिना एक दूसरे की परस्पर क्रिया के जीवन संभव नहीं है। पर्यावरण का मतलब ही क्या है, सभी लोगों को एक साथ मिलकर रहना पर्यावरण है। क्योंकि आसपास आप जितनी फैक्ट्रियां देख रहे हो, जितने उद्योग धंधे कारोबार या फिर पेड़ पौधे सब एक दूसरे से संबंध रखते हैं। किसी की भी अधिकता या किसी की भी कमी हो गई तो पर्यावरण प्रभावित हो जाएगा और इससे नुकसान हो सकता है। तो अब देखने वाले हैं जैविक घटक, मतलब जिसमें इसमें कौन आएगा, पेड़ पौधे आ जाएंगे। तो अब देखते हैं जैविक घटक के अंतर्गत हम किस किस को शामिल करेंगे। जैविक घटक के अंतर्गत हम शामिल करेंगे स्वपोषी और परपोषी को। स्वपोषी मतलब ये जैविक घटक ये आपस में एक दूसरे से संबंध मुख्यतः भोजन के रूप में रखते हैं। एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, भोजन की प्राप्ति के लिए। तो याद रखना जैविक घटक में स्वपोषी आ जाएंगे और परपोषी आ जाएंगे। अब स्वपोषी में कौन आ जाएगा, तो आप बोल दोगे सर स्वपोषी में कौन आ जाएगा, उत्पादक आ जाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। उत्पादक, ये उत्पादक क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, ये ध्यान देना, पूरा चार्ट बनाने आ सकता है। और परपोषी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो परपोषी मतलब अभी हम देखेंगे जो अपना पोषण स्वयं प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे आप देखोगे उपभोक्ता, कौन आ जाएगा, उपभोक्ता। या फिर इसी के अंतर्गत आ जाएगा अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता ये क्या है, हम इन सभी को समझेंगे। अपघटनकर्ता, साथ ही साथ आप देखोगे सफाईकर्ता। सफाईकर्ता ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, परपोषी के अंतर्गत। और उपभोक्ता के अंदर भी अलग अलग आ जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। प्राथमिक आपसे पूछ लेगा द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, यहां से सीधे प्रश्न निकल सकते हैं 5-5 नंबर में। तृतीयक उपभोक्ता को समझाइए, तृतीयक उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता क्या होते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता क्या होते हैं। यहां से सारे प्रश्न निकल के आएंगे। आपका जैविक घटक है। और अजैविक घटक के अंतर्गत हम क्या शामिल करेंगे, तो अजैविक घटक के अंतर्गत मुख्यतः आ जाएगा आपका अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ भाई क्या होता है अकार्बनिक पदार्थ, हम देखेंगे। कार्बनिक पदार्थ देखेंगे इसी के अंदर, ये जीवों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, कार्बनिक पदार्थ। और साथ ही साथ इसमें आएगा जलवायु। जलवायु संबंधी कारक, जलवायु संबंधित कारक मतलब आर्द्रता क्या करेगी, प्रकाश क्या काम करेगा, जल क्या काम करेगा, वायु क्या काम करेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें क्या करना है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पढ़नी है। कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र हो, कोई भी जीव हो, इनसे बच नहीं सकता, क्योंकि इनके बिना उसका काम नहीं चलेगा। तो अब हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या है। चलो उससे पहले थोड़ा सा हम पढ़ते हैं क्या लिखना है हमें। तो इतना हमने देख लिया कि भैया ये क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा, स्थायी, अस्थायी। अब पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्य प्रणाली। तो पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले घटकों पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है। एक जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होता है। अभी हमने देखा। अब देखो जो जैविक घटक और अजैविक घटक मैंने चार्ट बना के बताया है, आपको लिख कर भी दिया है ताकि आपको दिक्कत ना आए। जैविक घटक में उत्पादक और परपोषी। अब हम एक एक को समझते हैं। आखिर ये उत्पादक क्या है, अपघटनकर्ता क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, द्वितीयक क्या है, तृतीयक क्या है, चतुर्थ क्या होता है या सर्वोच्च क्या होता है। पहले मैं आपको रफली एक एक को समझा देता हूं, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले उत्पादक के बारे में हम बात करते हैं। उत्पादक बोले तो प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर देखिए, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आपको कुछ भी नहीं आता तो भी दिक्कत नहीं है, आपको बस लिखना आना चाहिए। प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करोगे। अब उत्पादक का मतलब क्या होता है, ऐसे जीव, देखो सबसे पहले तो स्वपोषी के अंदर पढ़ रहे हैं हम, तो ऐसे जीव जो अपने भोजन एवं ऊर्जा के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये क्या काम करते हैं उत्पादक, ये अपने भोजन एवं ऊर्जा के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहते। भोजन एवं ऊर्जा के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते, के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते, अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, निर्भर नहीं रहते हैं।
नहीं रहते हैं, मतलब कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि उत्पादक का मतलब प्रोड्यूसर, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक। अब उत्पादक में कौन आ जाएगा? पेड़ पौधे जितने भी होंगे वो सारे पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये याद रखना। स्वयं निर्मित किस प्रकार से करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। कौन करता है? तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे सारे के सारे क्या आ जाएंगे? हमारे जो उत्पादक हैं उसके अंतर्गत आ जाएंगे। साथ ही साथ आप देखोगे रसायन संश्लेषण भी, रसायन संश्लेषण करने वाले भी कुछ जीव होते हैं, संश्लेषण। तो रसायन संश्लेषण कौन करता है? ऐसे जीव जो रसायनों के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीव, जीवाणु वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह क्या करते हैं? ये अपना भोजन क्या करते हैं? कुछ रसायनों से बना लेते हैं, निर्मित कर लेते हैं। तो अब पेपर में आप आराम से बता पाओगे कि भैया ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अब उत्पादक क्या प्रोड्यूसर का काम करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो चलिए क्या लिखा हुआ है एक बार बोर्ड पर समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैविक घटक, तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक तंत्रों में पेड़ पौधे व जीव जंतुओं की आबादी के समुदाय को हम शामिल करते हैं। समुदाय मतलब ग्रुप, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम? पेड़ पौधे या जीव जंतुओं की आबादी, क्योंकि वही जिंदा है, वही जीवित हैं। अब ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये सभी जीव आपस में किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन जीवों में परस्पर संबंध का मुख्य आधार भोजन होता है। जैविक घटक में जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। कैसे रखते हैं? तो मुख्यतः ये भोजन के रूप में रखते हैं। अब भोजन के रूप में संबंध रखने के आधार पर हमने क्या करा? अलग अलग बांट दिया उन्हें, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो सबसे पहले भोजन बनाने का काम किसे सौंपा जाएगा? तो भैया उपभोक्ता बनाएंगे, वो उत्पादक बनाएंगे। उत्पादक क्या करते हैं? किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता क्या करते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ध्यान देना। और अपघटनकर्ता का मतलब होता है, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, मैं बस एक बार बता रहा हूँ। अपघटन का कर्ता का मतलब होता है ऐसे जीव जो सड़े गले मृत पदार्थों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब पृथ्वी पर जितनी भी सड़ी गली चीज़ें उनका बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनका समाप्त करके उन्हें छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। ये काम किसका है? अपघटनकर्ता का। इसमें सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक वगैरह आते हैं। तो अभी हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में। तो अब हम देखने वाले हैं किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाले जीवों को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले उत्पादक। तो अभी उत्पादक के बारे में हमने देखा, प्रोड्यूसर जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, पेड़ पौधे वगैरह। चलिए पेपर में लिखना कैसे है? तो ऐसे जीव जो प्रकृति में भोजन, पोषण या ऊर्जा के लिए किसी भी जीव पर निर्भर नहीं होते हैं, वह स्वयं अपने लिए आवश्यक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। पेपर वाला एक भी नंबर नहीं काट सकता अगर आप सटीक परिभाषा लिखोगे। और समझ विकसित करना, रट्टा मत मानना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं आपकी समझ के लिए यहाँ पढ़ा रहा हूँ ताकि आप पेपर में कैसे भी प्रश्न को सॉल्व कर सको। आप सुनना, इनमें 2 घटनाएं मिल सकती हैं जिसके कारण उत्पादक होता है। एक प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में अपने रासायनिक पदार्थ बना लेते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? परावर्तक के रूप में काम करते हैं। सूर्य के प्रकाश को किसमें परावर्तित कर देते हैं? रासायनिक प्रकाश में परावर्तित कर देते हैं, जो एनर्जी के रूप में उनमें क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। और साथ ही साथ रसायन संश्लेषण में क्या जाएगा? बिना सूर्य के प्रकाश के रसायनों की मदद से क्या करते हैं? अपनी ऊर्जा बना लेते हैं। तो ये तो उत्पादक हो गए। अब आपसे पूछा जाएगा उपभोक्ता के बारे में बताइए। चलिए, तो उपभोक्ता के अंतर्गत अब क्या क्या आता है हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत वो जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। मतलब उत्पादकों ने क्या बना दिए हैं? अब भोजन बनाना चालू कर दिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो अब जो उपभोक्ता होंगे वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होंगे। अब देखते हैं किस प्रकार से। चलिए, उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं। वे सीधे तौर पर उत्पादक से जुड़ा हो सकता है या परोक्ष रूप से, और इन्हें अलग अलग रूपों में पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। ये देखिए आप, सबसे पहले उत्पादक क्या होती है? घास,
फिर अब चलो एक बोर्ड पर चलते हैं और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया उत्पादक, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता, कंज्यूमर, हम किस में आएंगे, हम उपभोक्ता के अंतर्गत ही आएंगे। अब उपभोक्ता का मतलब होता है जो उत्पादक पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होता है। अब इसमें भी अलग अलग उपभोक्ता आते हैं, जैसे आपने सुना होगा प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। अब ये प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, तो सरल सा है, देखो अगर पेपर में सीधा क्वेश्चन है प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब क्या है, तो प्राथमिक उपभोक्ता से आशय ऐसे जीव जो कि उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, जो कि पेड़ पौधे खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे जीवों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, तो हम उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत रखते हैं। इसमें मुख्यतः शाकाहारी जीव आते हैं, तो ये क्या करते हैं, पेड़ पौधों को खाकर जीवन यापन करते हैं, पेड़ पौधों को खाकर, ठीक है, पेड़ पौधों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। और इसमें मुख्यतः क्या आते हैं, शाकाहारी जीव आते हैं। शाकाहारी जीव जैसे आप देखोगे कि हिरण आ जाएगा, इसमें हिरण, टिड्डा, ठीक है, इसी में गाय, भैंस, बकरी, जितने भी आप शाकाहारी जानवर देखते हो वो किस में आ जाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इन्हें द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इनके अंदर एक खासियत होती है कि ये सेल्यूलोज जो कार्बोहाइड्रेट होता है, पेड़ पौधे होते हैं उनमें सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये उसको खाकर मांस में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसी आज तक दुनिया में कोई चीज़ नहीं बनी जो कि पेड़ पौधों को खाकर मांस में बदल दे, लेकिन ये क्या करते हैं, शाकाहारी जीव पेड़ पौधों को खाते हैं, मतलब सेल्यूलोज को मांस में बदल देते हैं, इसलिए इन्हें द्वितीयक उत्पादक की संज्ञा दी जाती है। अगर पूछा जाए तो बता देना, एक एक चीज समझते चलना। तो प्राथमिक उपभोक्ता में आप समझ गए जितने भी शाकाहारी हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अब द्वितीयक उपभोक्ता में क्या आएगा, अब आपसे पूछा जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक, सेकेंडरी। अब द्वितीयक उपभोक्ता तो ऐसे जीव जो कि अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। मतलब ऐसे जीव जो कि शाकाहारी जीवों को खाते हैं। सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान सुनना। मतलब ऐसे जीव जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, ऐसे जीव जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, किसको खा रहे हैं, शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जीवों को खाते हैं, ठीक है। मतलब यहां पर हमने देखा जो जीव उत्पादक को खा रहे हैं उनको कौन खाता है, द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं। मतलब यहां पर जो जीव आएंगे वो किसको खाएंगे, शाकाहारी जीवों को। जैसे आप देखते हो कि यहां पर मेढक आ जाएगा, मेढक, ये लो हमने ले लिया मेढक। अब मेढक किसको खाएगा, मेढक टिड्डे को खाएगा, और टिड्डा किसको खा रहा है, घास को। मतलब यहाँ पर जो जीव आते हैं वो किसको खाते हैं, शाकाहारी जीवों को, द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर। और तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत क्या आएगा, तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता समझते चलना नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। अब तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए मांसाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं। और कौन से मांसाहारी, जो क्या करते हैं, शाकाहारी जीवों को खाते हैं। ध्यान देना, मांसाहारी तो ये भी हैं, लेकिन ये अपना भोजन किससे प्राप्त कर रहे हैं, शाकाहारियों से। और जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन मांसाहारी जीवों से प्राप्त करते हैं। और ये द्वितीयक किससे प्राप्त करते हैं, शाकाहारियों से। इतना ध्यान देना, ये तृतीयक ये किससे, अपना भोजन मांसाहारी जीवों से प्राप्त करते हैं। अपना भोजन, अभी कैसे लिखना है मैं बताऊंगा। अपना भोजन मांसाहारी जीवों से, मांसाहारी जीवों से प्राप्त करते हैं। और ये अपना भोजन शाकाहारी से प्राप्त कर रहे हैं। अंतर बस इतना है, क्लियर हो रहा है। अब यहां पर मेढक, तो अब क्या करेगा, सांप मेढक को खाएगा। तो एग्जाम्पल क्या जाएगा, सांप, ठीक है। तो सांप किसको खा रहा है, मेढक को खा रहा है। मेढक ऑलरेडी क्या है, मांसाहारी है, लेकिन मेढक शाकाहारी जीव को खा रहा है। क्लियर हो रहा है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब आता है सर्वोच्च उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता। सर्वोच्च उपभोक्ता का मतलब होता है ऐसे जीव
जो कि भोजन की अंतिम कड़ी के रूप में होते हैं, जो सबको खा सकते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं खा सकता, जो भोजन की श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में सबसे अंतिम कड़ी पर रखे जाते हैं, जो अन्य जीवों को पोषण नहीं देते हैं, सिर्फ सभी जीवों को खाने का काम करते हैं। तो याद रखना, ये आ जाएंगे सर्वोच्च उपभोक्ता। इनको कोई अन्य जीव नहीं खा सकता, इनको कोई अन्य जीव नहीं खा सकता, कोई अन्य जीव नहीं खा सकता, नहीं खा सकता। मतलब ये क्या होते हैं, अंतिम कड़ी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भैया सांप को किसने खाया, सांप को खा लिया किसने, बाज ने या चील ने, तो चील तो अपने आप मरेगा, गिद्ध अपने आप मरेगा, या शेर ने खा लिया कोई जानवर को, तो शेर को कौन खा सकता है, जंगल का राजा अपने आप मरेगा। तो इस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता अब आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से कि भैया हमें पेपर में अगर आ जाए तो पेपर में लिखना क्या है, ये समझते हैं हम। चलिए, तो ये देखिए, सबसे पहले प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। तो इस श्रेणी के अंतर्गत वो जीव आते हैं जो प्राथमिक उत्पादकों, हरे भरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी, हार्बीवरस होते हैं, शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, टिड्डा, चूहा आदि इस श्रेणी के उदाहरण में आते हैं। शाकाहारी को द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, घास को प्रोटीन में बदल देते हैं। ये काबिलियत केवल शाकाहारी जीवों में होती है। ये एक्स्ट्रा चीज़ आप डाल सकते हो अगर पेपर में पूछे। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में जैविक घटक के अंतर्गत हमने उपभोक्ता देखा। उपभोक्ता कौन सा, प्राथमिक। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी जीवों को खाता है। क्लियर। अब द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी, ध्यान से, उस हमने प्राथमिक उपभोक्ता देखा, ये किस पर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधों पर। लेकिन द्वितीयक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी जीवों को खाते हैं। देखो, इस प्रकार इस श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं लेकिन किसको खा रहे हैं, शाकाहारी जीवों को खाते हैं। चलिए, उदाहरण के लिए टिड्डे को मेढक के द्वारा खाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर शाकाहारी मछली को मांसाहारी मछली द्वारा खाया जाता है, चूहे को बिल्ली के द्वारा, बकरी को भेड़िया द्वारा खाया जाता है। इस उदाहरण में क्रमशः मेढक मांसाहारी मछली, बिल्ली तथा भेड़िया द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाएंगे। या आप आराम से लिख सकते हो पेपर में। तो जो द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाते हैं, मतलब शाकाहारी जीवों को खाने का कार्य करते हैं। अब तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें वे मांसाहारी जीव आएंगे जो द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मेढक का सांप के द्वारा खाया जाना। तो सांप क्या हो जाएगा, तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता। मतलब ऐसे जीव जो मांसाहारी तो हैं लेकिन खाएंगे किसको, मांसाहारी जीवों को खाते हैं। अब देखो, इस प्रकार हम देखेंगे कि द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता दोनों श्रेणियों के उपभोक्ता मांसाहारी हैं, फिर भी दोनों में अंतर क्या है, दोनों में फर्क यह है कि द्वितीयक श्रेणी के, आप समझना, मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया, लिखा हुआ दिखा रहा हूँ। द्वितीयक श्रेणी के मांसाहारी उपभोक्ता शाकाहारी जीव खाते हैं, जैसे टिड्डे का मेढक के द्वारा खाया जाना, किंतु तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी जीवों को ही खाते हैं, जैसे मेढक को मेढक मांसाहारी को कौन खाता है, सांप मांसाहारी द्वारा खाया जाता है। क्लियर। द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी खाते हैं, तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी जीवों को खाते हैं। मतलब होते द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के मांसाहारी हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, द्वितीयक वाला शाकाहारी को खा रहा है और तृतीयक वाला मांसाहारी को खा रहा है, ठीक है। अब उच्च मांसाहारी कार्निवरस क्या होते हैं, इसमें वे मांसाहारी जंतु आते हैं जो सभी श्रेणी के मांसाहारियों को मारकर खा सकते हैं, परंतु इन्हें कोई भी जंतु मारकर नहीं खा सकता, जैसे शेर, चीता, राजा हैं, इन्हें कौन खाएगा, ध्यान से सुनना। तो इन्हें सर्वोच्च उपभोक्ता कहा जाता है। सर्वोच्च उपभोक्ता अगर पेपर में लिखने आ जाए या पूछे आपसे तो आप बता पाओगे कि ऐसा उपभोक्ता जिसके बाद किसी भी जीव को पोषण देने की क्षमता नहीं रखेगा, इनका कोई उपभोग नहीं कर सकेगा, मतलब इनको कोई भी नहीं खा सकता है। तो ये क्या जाएंगे, सर्वोच्च उपभोक्ता। अब आप समझ गए होंगे उत्पादक का मतलब उत्पादक मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते। उपभोक्ता का मतलब होता है जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और
सर्वोच्च उपभोक्ता आप समझ चुके होंगे। प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता जो मांसाहारी जीवों को खाते हैं। सर्वोच्च उपभोक्ता सबको खा सकता है, लेकिन उसको कोई भी नहीं खा सकता। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया सर्वाहारी का मतलब क्या है। सर्वाहारी तो मनुष्य किस में आता है, कुत्ता किस में आता है, बिल्ली किस में आती है, तो हम सब लोग सर्वाहारी के अंदर आते हैं। जो मांस भी खा सकता है और शाकाहारी पेड़ पौधों को भी खा सकता है। मतलब ऐसे जीव जो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, दोनों प्रवृत्तियों को रखते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते हैं, अर्थात ये सभी कुछ भोजन के रूप में लेते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। सरल सी डेफिनेशन है। अब परजीवी या पराश्रयी क्या होते हैं। परजीवी का मतलब होता है ऐसे जीव जो दूसरे के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। अगर ये शरीर के अंदर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं तो ये अंतः पैरासाइट कहलाएंगे, मतलब अंतः परजीवी कहलाएंगे। और जब ये बाहर शरीर से खून चूसते हैं, जैसे खटमल, जुएं वगैरह बाहर से रहकर चूसते हैं, तो ये बाह्य परजीवी कहलाते हैं। तो देखते हैं कुछ उपभोक्ता दूसरे जीवों के ऊपर निवास स्थान बना लेते हैं और यहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहा जाता है। जैसे खटमल वगैरह, जुएं वगैरह, आपने जानवरों में देखा होगा किली जो लगे रहते हैं, कुछ कीड़े वगैरह, वो भी बाहर से खून चूसते रहते हैं, इन्हें पैरासाइट या परजीवी कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया वगैरह, कवक वगैरह शरीर के अंदर रहकर भी क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें अंतः परजीवी कहते हैं, बीमारियां फैला देते हैं। क्लियर। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया अपघटनकर्ता का मतलब क्या है। तो अपघटनकर्ता का मतलब होता है ऐसे जीव जो सड़े गले मृत अपशिष्ट पदार्थों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। याद रखना, पेपर में आपको लिखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो भैया अपघटनकर्ता का मतलब क्या होता है, जो सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपघटनकर्ता कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा पृथ्वी पर कहीं पर भी मान लो एक सूअर मरा हुआ डला है, कुछ समय बाद वो अपने आप गायब हो जाता है, तो वहां पर इतने सारे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं कि धीरे धीरे उसको पूर्ण रूप से छोटे छोटे अणुओं में बदल देते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होंगे तो पृथ्वी पर लाखों टन गंदगी इकट्ठी हो जाएगी और यहाँ पर पृथ्वी पर रहना दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी बदबू फैल जाएगी चारों ओर। तो याद रखना, इसमें बैक्टीरिया एवं कवक आते हैं, लेकिन वायरस नहीं आता, ना कि वायरस। अपघटनकर्ता में बैक्टीरिया और कवक आते हैं। जितना महत्व उत्पादक का है उतना ही महत्व किसका है, अपघटनकर्ता का है। यदि ये काम करना बंद कर दें तो इस पृथ्वी पर लाखों टन मृत अपशिष्ट रोजाना पैदा होगा। कुछ समय में पृथ्वी पर मृत जीवों की संख्या जीवित जीवों से अधिक हो जाएगी। चारों तरफ बदबू ही बदबू और प्रदूषण होगा, जिससे जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो आप अपघटनकर्ता का महत्व बता सकते हो। 5 नंबर में पूछ सके, 3 नंबर में, एक नंबर में, कुछ भी पूछे तो आप अब बता पाओगे अपघटनकर्ता के बारे में। सफाईकर्ता, सर ये क्या शब्द आ गया सफाईकर्ता। देखो सफाईकर्ता मतलब ये ऐसे जीव जो कि अपने आसपास पड़े हुए मृत जीवों को खा लेते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से उसको नष्ट नहीं करते, कुछ भाग उनका खा लेते हैं। जैसे गिद्ध वगैरह, कहीं जानवर पड़ा है तो उसको लॉन्च के खा लिया और कुछ मांस फैला दिया पूरे में। तो ये सफाईकर्ता अपघटनकर्ता की जगह नहीं ले सकते। सफाईकर्ता में क्या हो जाएगा, चींटियों ने कुछ भाग खा लिया, गिद्ध ने कुछ भाग खा लिया, कॉकरोच ने कुछ भाग खा लिया, लेकिन जो अपघटनकर्ता है वो पूर्ण रूप से साफ कर देते हैं, उन्हें कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। इस प्रकार वो पूर्ण रूप से साफ कर देते हैं। तो सफाईकर्ता मतलब ये मृत चीज़ों को खाते हैं। उदाहरण चील, गिद्ध, कॉकरोच, चींटी, कौआ, चिड़िया आदि सफाईकर्ता हैं। ये छोटे छोटे अणुओं में भोजन को छोड़ देते हैं या तोड़ देते हैं। ये सफाईकर्ता अपघटनकर्ता की जगह नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अपघटनकर्ता मृत पदार्थों को मूलभूत कणों में तोड़कर उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। उम्मीद है आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि भैया जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो क्या होता है, जीवों और पर्यावरण का आपसी संबंध होता है। यहाँ पर 2 घटक से मिलकर आपका पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक में हमने देखा कि पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं जो आपस में एक दूसरे से भोजन के लिए या अन्य पारस्परिक क्रियाओं के लिए जुड़े होते हैं। भोजन के रूप में जब ये जुड़े होते हैं तो इनको उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, सफाईकर्ता के रूप में जानते हैं हम। तो उत्पादक के रूप में हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण करते हैं, और उत्पादक के रूप में हम देखते, उपभोक्ता के रूप में देखते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और सर्वोच्च उपभोक्ता। अपघटन के रूप में सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, वायरस को इसमें हम शामिल
नहीं करते। इस प्रकार हमने जैविक घटक पूरा का पूरा देखा। अब हम पारिस्थितिकी तंत्र का क्या देखेंगे, अजैविक घटक, नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से हम पूरी एक एक चीज को देखेंगे। इसके बाद खाद्य श्रृंखला देखेंगे, खाद्य जाल देखेंगे, हर एक चीज को जो आपके पेपर में सीधा पूछा जाएगा। कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिल सकता, इससे अच्छा हर एक चीज प्रॉपर तरीके से मिल रही है। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए जीएस जीनियस एकेडमी का एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको टू द पॉइंट 10 यूनिट पढ़ाई जा रही है, तो और 80% का ऑफ चल रहा है। तो मौके का फायदा उठा लीजिए, मत चूको, क्योंकि अगर टॉपर बनना है तो यहाँ आपको A to Z चीजें मिल रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।